अपग्रेड 10th की आईसीएसई की सीरीज में ना हम आज जो पढ़ेंगे वो है, अब मैं कंप्लीट केमिस्ट्री इन 2 आवर्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कुछ भी डाउट है प्लीज वीडियो को जाके देखो। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आयन जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कैसे? एक और बहुत धमाकेदार क्या आएगा आपके लिए, कंप्लीट केमिस्ट्री। उसमें दोनों चीजें होंगी, क्लोरीन और अगर आयोडीन को देखा जाए तो क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो टॉप वेटेज, इसी का मैंने आपको बोला था कि आपको पता होना चाहिए। मोस्ट वेटेज वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाई वेटेज है। अगर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हेलो एवरीवन, welcome back to the platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. Myself Astha, your chemistry faculty, and अपग्रेड 10th की आईसीएसई की सीरीज में ना हम आज जो पढ़ेंगे वो है 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अब वो रिपीटेड क्वेश्चंस कैसे हैं हम देखेंगे। पीवाईक्यूज, लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज देखेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्यों। अब मैम इसकी जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि पहली चीज तुम्हारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, दूसरी चीज हमें पता चलेगा कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, तीसरी चीज की पता चलेगा कि क्वेश्चन आता ही कहां से है। सो इसी के लिए अब शुरू करते हैं अपनी 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज। ओके, सो इसी के लिए शुरू करेंगे हमारी 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज। देखो, अब मैं कंप्लीट केमिस्ट्री इन 2 आवर्स ऑलरेडी कर चुकी हूं। कुछ भी डाउट है प्लीज उस वीडियो को जाके देखो एंड उसके बाद हमारे पास है 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। इसके बाद एक और बहुत धमाकेदार क्या आएगा आपके लिए, कंप्लीट केमिस्ट्री। उसमें दोनों चीजें होंगी, कॉन्सेप्ट अलोंग विद क्वेश्चंस। सो उसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। तो दोनों चीजें हम करेंगे और अगर किसी को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो एक स्पेशल डे तुम्हें डेडिकेट किया जाएगा जहां पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। सो ये सब आपको चाहिए तो हमारे साथ बने रहना पड़ेगा इन द इन्फिनिटी आईसीएसई 9th and 10th। ओके, सो शुरू करते हैं। हमारा पहला चीज, हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, बट देखो यार क्वेश्चन करने से पहले या फिर बोर्ड्स के लिए जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब ये वीडियो सबके लिए हो सकती है, किस किस के लिए? जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको प्रैक्टिस के लिए, जिसका सिलेबस अभी नहीं हुआ है वो सोच रहे हैं मैम मैं किस टॉपिक पे फोकस करूं, तो उसके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि मैं बताऊंगी कहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे और कहां से आप मैक्सिमम मार्क्स कम एफर्ट में स्कोर कर सकते हैं। देखो, पहले है पीरियोडिक टेबल, इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्ट, सारे के सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिलेगा, साथ में साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। देखो, अब पहला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। देखो यार, बहुत मेहनत से क्या हुआ है, मैंने क्वेश्चन के आंसर्स भी तुम्हारे लिए किसी के लिख के लाई हूं। देखो, पहला चीज क्या है, इन विच ग्रुप एंड पीरियड is an element with atomic number 14 place state its valency। ये है 2025 का न्यूमेरिकल, नॉट न्यूमेरिकल बट एक क्वेश्चन है। अब देखो 2025 में इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया था, ठीक है, लेकिन हम इसी को तोड़ मरोड़ के अगर पूछें तो उसमें हमसे पूछा गया था अबाउट पीरियड, बट क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में एटॉमिक नंबर 14 लाई करता है। सो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 14 किसका है, सिलिकॉन का। अब अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी जा सकते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, ये 14 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 4। अब लास्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे मैम ये ग्रुप 4 में क्यों नहीं आ रहा, आपको देखना पड़ेगा। अगर ये पी ब्लॉक एलिमेंट है तो आपको ग्रुप नंबर निकालने के लिए करना पड़ेगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 14। अब पीरियड की बात करें, सो पीरियड को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ देखो कि नंबर ऑफ शेल्स कितनी है। कैसे देखोगे, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 4। मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट यानी थर्ड शेल में 4। सो इन टोटल सिलिकॉन में कितनी शेल्स मौजूद हैं, 4 और 3 शेल्स मौजूद है, राइट। सो इसीलिए इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3, दैट्स इट। वैलेंसी क्या है, अब मैम इसमें क्या टफ है आपने बताया है ऑलरेडी। क्या, अगर
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ग्रेटर देन 3, सो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 4 मतलब 4। अब देखो यार आपके कितने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए इसमें, 3 कॉन्सेप्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट फेवरेट है आईसीएससी का, पक्का पूछेगा क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आता ही किससे है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। मतलब कैसे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब रूल तो सबको याद है ना कि पीरियड में जाओगे तो क्या करना है, ग्रुप में जाओगे तो क्या। तो क्वेश्चन है नियॉन हैज द मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड 2 वाई। नियॉन जो है उसमें मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्यों, वाई। रीजन सिंपल था, रीजन सिंपल है। पहले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है मैम, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम कि वो अपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, दैट इज योर आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों, वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा और उसके बाद एक आयन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब यार नियॉन क्या है ना, नियॉन है हमारा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। नियॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर है 10, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, मतलब लास्ट शेल की ऑक्टेट कंप्लीट है। सो इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ओनली कि हम नियॉन से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। क्यों, क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल और जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो वो एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, इसीलिए नियॉन की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट होती है इन द पीरियड नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 2023, एन एलिमेंट इन पीरियड 3 जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो, नेम इट। अब ये सब ना किस में पूछे गए थे आपसे, ये सब पूछे गए थे आपसे काइंड ऑफ एमसीक्यूज में। पहला है एलिमेंट किसका है, पीरियड नंबर 3। पहले तो ये पता होना चाहिए पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स क्या हैं, कहां से स्टार्ट होता है, सोडियम से, एंड कहां होता है, आर्गन पे, ठीक है। कौन है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 किसकी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है पहले बताओ, कि एक इलेक्ट्रॉन के एंट्री करने पे कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो वो 0 किसकी होगी, वो 0 किसकी होगी, मतलब कोई ऐसा होगा एलिमेंट जिसमें क्या है, जब तुम एंटर करने जाओगे इलेक्ट्रॉन को तो वो उसको एंट्री नहीं देंगे, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या मिल पाए, एनर्जी मिल पाए। तो 0 किसकी होती है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, गांठ बांध लो इस चीज को। देन अब पीरियड 3 में नोबल गैस कौन सी है, एक ही है, दैट इज आर्गन। सो आपका आंसर आ गया आर्गन। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, यहीं से मैंने हाईलाइट कर दिया है जो आपको ध्यान रखना है। नाउ इफ, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है ब्यूटेन का 58, सो वेपर डेंसिटी विल बी, वैसे ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है तो गलती से शायद यहाँ पे आ गया है, बट देख लो फिर भी। वेपर डेंसिटी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, बस ये गार्ड बांधो। वेपर डेंसिटी क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। सो अगर हमें पूछा है मॉलिक्यूलर मास दिया है 58, तो वेपर डेंसिटी कितनी होगी, 58 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 26। क्या कोई यूनिट होगी, नहीं, क्योंकि वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सो आपको ध्यान रखनी है ये बातें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब जो लोग मुझसे पढ़े हैं उन सब से ये क्वेश्चन बनेगा, उन सबको ये ट्रिक मालूम है। क्या थी ट्रिक, जैसे ही पीरियड की बात आएगी तो मैम कुछ तो याद आ रहा है, डीआईडी फॉलो करना था। क्या डीआईडी, कैसे, पहले करो एटॉमिक साइज को फिक्स, और क्या फिक्स करना होता था, पहले करो एटॉमिक साइज को फिक्स और मेटेलिक कैरेक्टर को फिक्स, बस यही तो याद रखना था। मैम पूछा आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आप मुझे ये बता रही है, नहीं, इसके बीच कोई भी प्रॉपर्टी रखो, कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद फॉलो करो डीआईडी। क्या, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब जब मैं पीरियड में जाऊंगी तो एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, बाकी सब बढ़ेगा। मतलब अगर मुझसे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है तो वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए अलोंग द पीरियड। तो मैं अगर कोई पीरियड में क्या कर दूं, अलाइन कर दूं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका है, मैग्नीशियम का, फिर किसका है हमारे पास, सिलिकॉन,
फिर है सल्फर, फिर है आर्गन। अब मुझे पता है अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, मतलब क्या होगा? मैक्सिमम किसका होगा? आर्गन का। अब मुझे बताओ क्या डिफरेंस है इन क्वेश्चंस में? मैक्सिमम पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड नंबर 2। आपको यही अगर ट्रेंड याद है तो आपके 2 मिनट में ये क्वेश्चन होगा, और मैंने शॉर्टकट बता रखा है DID। फिक्स कर दो एटॉमिक साइज को, मेटालिक कैरेक्टर को। बट अगर मैं इसी चीज को ग्रुप में लिख दूं, मुझे याद होना चाहिए, ठीक है, तुम लोग अगर मुझसे पढ़े हो तुम्हें ये पता होना चाहिए। क्या पहली चीज थी हमारे पास? एटॉमिक साइज। फिर से फिक्स करो किसको? मेटालिक कैरेक्टर को, ठीक है, दोनों को फिक्स करो। अब रूल फॉलो करेगा IDI, उल्टा IDI, मतलब बाकी सब डिक्रीज और दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज। यार अगर ये याद है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। नाउ इफ एन एलिमेंट हैज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो क्या क्वेश्चन है, खूबसूरती देखो। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज इट लाइकली टू बी? देखो यार, एलिमेंट हैज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो मतलब ऐसे एलिमेंट जो चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन उनको छोड़कर चला जाए। सो ऐसा कौन से एलिमेंट्स होंगे बेटा? आप सबको पता है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब मेटल। मेटल की टेंडेंसी हमेशा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो मतलब मुझे कम लेना पड़ेगा एनर्जी ताकि इलेक्ट्रॉन लूज हो, तो मतलब उसकी क्या होगी? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। एग्जाम्पल देख लो, इन सब में मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम है। नेक्स्ट वन, assertion है टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। अब क्या बोल रहे हैं सुनो, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट डू यू मीन बाय टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन? मेटालिक कैरेक्टर। अब अलोंग द ग्रुप बात हो रही है, ग्रुप में मैम याद करना पड़ेगा, मैम IDI फॉलो होगा, एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज, बाकी सब डिक्रीज। सो अगर मैं अलोंग द ग्रुप आऊं, अलोंग द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, दैट इज ट्रू मैम। रीजन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज एट टॉप ऑफ ग्रुप 1। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कैसे बताओगे बेटा? मेटल जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा वो उतना रिएक्टिव। तो जितनी ज्यादा कहाँ होगी? जब ग्रुप में नीचे होगा या ऊपर? ग्रुप में नीचे होगा। तो रीजन क्या हो गया? फॉल्स, रीजन गलत हो गया, और आपके पास ये क्या हो गया? सही। दिस इज ट्रू। यार देखो मैंने कहा था अगर IDI और DID याद है तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट वन, विच एलिमेंट इन पीरियड नंबर 2 हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? क्या खोला था मैंने? पीरियड की बात आएगी DID, एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए मैम? डिक्रीज। अलोंग द पीरियड, सबसे पीरियड में डिक्रीज, हमें चाहिए लार्जेस्ट। लिथियम, सोचने की बात नहीं है। एटॉमिक नंबर 3 है मैम इसका 4 है, इसका 6 है और इसका 7, मतलब सबसे पहले ये आएगा, इसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा। व्हाई डज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड? नाउ ये न्यू यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आ सकता है। आपको रीजंस भी पता होने चाहिए। आपको एक चीज, 2 चीजें याद रखनी है। क्या अलोंग द पीरियड क्या होता है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉलो होता है या डोमिनेंट होता है। रिमेंबर व्हाई? क्यों? हमने जब एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता जाता है अलोंग द पीरियड। तो अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो ज्यादा टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए साइज क्या होता है? कम। सो यहाँ पे जो आपका रीजन होता है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। तो अलोंग द, जब भी आप पीरियड की बात करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, लेकिन अगर किसी ने ग्रुप पूछ लिया तो ध्यान रखना, ग्रुप अगर होगा तो ग्रुप के अलोंग क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम में नहीं आता। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन, 2025 का क्वेश्चन है बेटा। XYZ है, ये मेटल्स है, सब सेम ग्रुप के मेटल्स है। XYZ क्या है? सेम ग्रुप के मेटल्स हैं, और एक ट्रेंड बताया है कि X स्मॉलेस्ट है, मतलब क्या है? X, Y और Z अगर होगा तो सबसे छोटा साइज X का है, X से ज्यादा बड़ा Y का, और Y से ज्यादा बड़ा किसका? Z का। नाउ विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? इन सब में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पहले रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है?
सिंपल है यार, क्वेश्चन वही है, बस घुमा दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट है, एजेंट मतलब दूसरे के लिए काम करेगा। तो दो एजेंट, वो एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर देंगे और खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। खुद को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन का भी मतलब मैं लिख के लाई हूं, दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिसकी जितनी आसान, वो उतना ही क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, अगर मुझे टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन देखना है, अब ये सब एक ग्रुप के हैं। ग्रुप का मतलब क्या है, अब एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस Z का है। अलोंग द ग्रुप अगर एटॉमिक रेडियस Z का ज्यादा है, मतलब Z कहाँ है, ग्रुप में नीचे ही तो होगा, नीचे ही तो होगा। और अगर लूजिंग इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है तो मतलब मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो रही है। अलोंग द ग्रुप तो हम आईडीआई फॉलो होता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर, रिमेंबर एवरीवन, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। इसीलिए Z होगा जो क्या करेगा, आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा वो आंसर, आंसर होगा Z। दैट इज हाउ बेटा घुमा के क्वेश्चन पूछना इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अब देखो, दूसरा चैप्टर है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। देखो यार, सिंपल है। मेटल हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड एल्केली। एसिड और बेस, एल्केली क्या होते हैं, वो बेस जिसमें OH प्रेजेंट हो। सो बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, उसका नाम लिखो। दोनों के साथ कैसे मैम कोई रिएक्ट कर सकता है, यस कर सकता है, अगर वो एम्फोटेरिक हो। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सके, और उसका आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो प्रेजेंट है वो सब मेटल्स हैं बेटा। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच एलिमेंट इन पीरियड 3 इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बताओ, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बेटा। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना वो प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन को कितना वो अपने तक रखना चाहता है। विच एलिमेंट इन द पीरियड नंबर 3, अगर मैं नोबल गैसेस को छोड़ दूं, लेट इट बी, सो पीरियड नंबर 3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, क्लोरीन। ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं किया गया था। नाउ डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही तो था रिपीटेड क्वेश्चन। मैं क्या बोला था, रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस व्हाट इज को चेंज कर दिया बेटा। और ये 2022 के बाद दोबारा 2023 में पूछा गया है। एंड गेलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, तो मतलब आपको अब पता है किस चीजों पे ध्यान देना है, डेफिनेशन पे ध्यान देना है। छोटी छोटी डेफिनेशन हर एक उससे आपको लिखी होनी चाहिए। गेलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम आपको पता है, गेलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए क्या, कि जब भी कोई गैसेस रिएक्ट करेंगी वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करेंगी, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, एक आपके होल नंबर रेशियो में ही क्या होगा, फॉर्म होगा। दैट इज गेलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। नेक्स्ट वन, इन वाटर मॉलिक्यूल कितने लोन पेयर्स डज ऑक्सीजन हैव। फेवरेट क्वेश्चन है ये उसका, बताती हूँ कैसे। ऑक्सीजन है, भूला तो नहीं है ना कोई, ये कैसे करते हैं रिमेंबर, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2,6 6 होते हैं। तो 1 2 3 4, दिस इज 5 and 6, 1 2। नाउ यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद है, एक बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन से, लाइक दिस। तो अब कितने लोन पेयर, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितने हैं, 1 and 2। यहाँ पे 1 और ये 2, मतलब हाउ मेनी लोन पेयर डज ऑक्सीजन हैव, ऑक्सीजन के पास होते हैं मैम 2 लोन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 2024, 2022 का क्वेश्चन देखो। विच मॉलिक्यूल हैज 2 सेट ऑफ लोन पेयर। उसने ये भी जहमत नहीं करी कि वो 1 लोन पेयर बोल दे बेटा, वहां पे बोला है 2 लोन पेयर हो। सो सीधे आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। आपको पता है सीधे आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। अमोनिया क्यों नहीं है, अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर। मीथेन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है, और अमोनियम आयन के पास भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करता है, NH3, एक लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। यहां से बनता है अमोनियम आयन, दैट इज NH4 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। नाउ डिफाइन, फिर डेफिनेशन आ गई 2025 में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल लो और समझाओ। यहां पे लिखो
कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, लेकिन शेयरिंग अगर अनइक्वल हो तो बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि अगर हाइड्रोजन क्लोरीन को बात करें तो अब होगा क्या, होना चाहिए था आइडियल सिचुएशन ये, बट क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, उस वजह से उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दिस इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग भी हो रही है, पोलैरिटी भी डेवलप हो रही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि मैंने अभी समझाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बट इस बारी में एक ही एटम होता है जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे दो ही सवाल आते हैं, एक आएगा आपके पास हाइड्रोनियम आयन दैट इज He3 पॉजिटिव, और एक आएगा आपके पास अमोनियम आयन दैट इज NH4 पॉजिटिव। हर साल एक ना एक स्ट्रक्चर पूछा जाता है। नाउ न्यू टाइप का क्वेश्चन, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस वन HCl। डॉट स्ट्रक्चर में क्या ही है मैम, H है, Cl है, बस ये ध्यान रखना कि डॉट थोड़ा पास दिखा देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनइक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। अगर अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया कैसे दिखाएंगे मैम, हमारे पास अमोनिया 2,5 होता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 और ये है 3। सो मैम ये और ये बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आप ये भी ले सकते हैं, दिस इज अमोनिया। H2O भी सिंपल अभी बनाया था, H2O इज लाइक दिस, आप बॉन्ड बना के दिखा सकते हैं, इस पे होंगे 2 लोन पेयर, सो लोन पेयर दिखाना इज इंपॉर्टेंट। नाउ आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आयन जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कैसे, पहले आपको पता होना चाहिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। देखो क्लोरीन के पास खुद कितना होता है, 17, नेगेटिव साइन है, मतलब अब नेगेटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, क्यों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम के पास क्या है, 3 थे, प्लस साइन है, मतलब एक चला गया, 2 बचा। एल्यूमिनियम के पास 13 थे, प्लस 3 मतलब 3 चले गए। पोटेशियम के पास होते हैं 19, प्लस 1 है, मतलब एक चला गया। तो ये दोनों है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये जो दोनों हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी। ओके, सो आपको देखो यार कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, तो डरना नहीं है, बस डरना नहीं है, ठीक है। नाउ सो हमारे पास क्या है, देखो अब इन सब क्वेश्चंस में बहुत सिंपल सी चीज है। पहला क्वेश्चन क्या है, द एसिड विच डज नॉट फॉर्म एन एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट तब नहीं बनेगा जब आपके पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एक ही हो। सो अगर आप CH3COH को देखेंगे तो वहां पे आपके पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम क्या है, एक ही है। दैट इज वाई इसको आप बोल सकते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा। नाउ नॉर्मल सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन, नॉर्मल सॉल्ट कब फॉर्म होता है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मली सॉल्ट प्लस क्या होता है आपके पास, H2O फॉर्म होता है। नाउ रिमेंबर, या तो वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करने चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन बेसिक सॉल्ट की बात करें तो अगर उस सॉल्ट में अभी भी आपके पास OH आयन प्रेजेंट है तो वो एक बेसिक सॉल्ट कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अगर सोल्यूशन के pH 2 है तो सोल्यूशन कैसा टाइप का होगा। सो इससे pH स्केल पूरी क्या करते हैं, याद करते हैं। देखो क्या pH स्केल स्टार्ट हो सकती है 0 से लेकर 14 तक, नॉर्मली क्या है बीच में है 7, तो अगर 7 pH हुई तो न्यूट्रल, 7 से कम हुई तो एसिडिक, 7 से ज्यादा हुई तो बेसिक। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन, अगर 7 से pH क्या है कम तो सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वन, विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन एल्केलाइन सोल्यूशन। मैंने पहले ही बताया बेसिक सोल्यूशन अगर हो सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है फिनोफ्थलीन, क्योंकि फिनोफ्थलीन बेस में जाते ही पिंक टर्न हो जाएगा और एसिड के साथ रहता है कलरलेस। नाउ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अगेन सेम थिंग, गिव वन एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और डबल सॉल्ट। एसिड सॉल्ट है NaCO3, क्यों, आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है, रिप्लेसेबल है बीबी। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब ये एसिडिक सॉल्ट है, अगर OH की यूनिट प्रेजेंट है तो मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। डबल सॉल्ट है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 दैट इज पोटैश एलम। नाउ विच पेयर ऑफ रिएक्टेंट कैन बी बेस्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस
लेड सेकेंड सल्फेट। लेड सेकेंड सल्फेट के लिए क्या प्रोड्यूस बेस्ट होगा? अगर मैं सोडियम सल्फेट लूं मतलब Na2SO4 प्लस PbNO3 तो वो बना देगा आपके पास क्या? लेड सल्फेट, दैट इज PbSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉपर्टीज और रिएक्शन से ही, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड? अब देखो, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लेने का एक ही रीजन है, क्या? क्योंकि यहाँ पे एसिड भी इंक्लूड होगा और ऑर्गेनिक भी इंक्लूड होगी। कैसे? फॉर्मिक एसिड पहले पता होना चाहिए है क्या। दिस इज अ कॉमन नेम फॉर दिस एसिड, HC+OH, मतलब मेथेनोइक एसिड। क्यों? एक ही कार्बन है और उसके साथ वो भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। दिस इज मेथेनोइक एसिड। इसीलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि एसिड भी इंक्लूड हो जाए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाए। एक्सप्लेन व्हाई H2SO4 इज अ डाइबेसिक एसिड। क्यों? सिंपल सी बात है यार, अगर इसके सामने बेस रखोगे तो इसको ये दो OH नेगेटिव यूनिट के साथ रिएक्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और HCl के पास सिर्फ एक है, इसीलिए ये मोनो बेसिक क्या है आपके पास? एसिड है। ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैं लाई हूं जो प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा भी आ सकता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नाउ मोल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल से जिसको डर लगता है अब नहीं लगेगा। डिफाइन मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस लॉ। डिफाइन यार, डेफिनेशन कितनी पूछी जा रही है। मोलर वॉल्यूम में क्या ही डेफिनेशन है? मतलब सबसे पहले मोलर वॉल्यूम मतलब मोल से रिलेटेड वॉल्यूम। कैसे बोलोगे आप? पहले स्पेसिफाई करो कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम फ्लक्चुएट करता है विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अगर मैं किसको फिक्स कर दूं? टेम्परेचर प्रेशर को, सो वॉल्यूम को भी फिक्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो मोलर वॉल्यूम क्या है कि एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। तो आपको लिखना आना चाहिए। देन यू विल राइट एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ का मतलब सिंपल है कि अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर दिया तो और आपने क्या किया? सेम वॉल्यूम ली दो गैसेस की, तो वो दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अगर वेपर डेंसिटी दे दी ब्यूटेन की 29, मोलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास अभी सॉल्व किया था, 58 डिवाइडेड बाय 2। इस केस में क्या पूछ लिया हमसे? मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया। इस केस में हमसे क्या पूछ लिया? मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करेंगे? 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 58। वेपर डेंसिटी ऑफ CH3OH क्या होगी? अब यार ये है बहुत ही इजी क्वेश्चन। मतलब बेसिकली आपको मोल कॉन्सेप्ट में वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला तो आना ही आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। सिंपल सी बात है। वेपर डेंसिटी ऑफ CH3OH कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन का मास क्या है? 12 प्लस हाइड्रोजन है मेरे पास 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 12 प्लस 4 इज 16 प्लस ऑक्सीजन इज 16 दैट इज 32। मतलब मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है 32, सो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर मास है 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 16। सो वेपर डेंसिटी क्या हो गई? 16 विदाउट एनी यूनिट नहीं है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 40 सेंटीमीटर क्यूब है मीथेन का, रिएक्ट्स विद 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितनी बचेंगी? ये न्यूमेरिकल मैंने आपको उसमें भी करवाया है, किसमें? जब मैं पढ़ा रही थी। बट अगेन आई हैव रिटन दिस फॉर यू गाइज कि अगर 40 सेंटीमीटर ऐसा क्वेश्चन गारंटी है आएगा, हमेशा पूछता है ICSE, हमेशा। ठीक है, 2025 का ही क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे करना है। अगर मेरे को दे रखा है क्या? CH4। अगर मुझे क्या दे रखा है? CH4 दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे CH4 दे रखा है तो दिस इज CH4 प्लस 2O2, साथ में बनता है CO2 प्लस 2H2O। ये है रिएक्शन नॉर्मल। सो अगर ये क्या है? 2 वॉल्यूम की बात हो रही है ऑफ O2। सो मुझे दिख रहा है कि 2 वॉल्यूम O2 रिएक्ट कर रहा है कितने? 1 वॉल्यूम किसका? CH4 का। अब 1 वॉल्यूम या 2 वॉल्यूम का मतलब है कि यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो मुझे गिवन था 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 विल रिएक्ट विद व्हाट? हाउ मेनी? अगर 2 वॉल्यूम O2 एक के साथ करेगा तो 60 कितने के साथ करेगा? हाफ के साथ, मतलब 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4। बट मुझे गिवन मीथेन मुझे था 40 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन एक्स्ट्रा बचा है। नाउ अब दूसरी गैसियस फॉर्म क्या है? CO2।
CO2 भी गैसियस है, बट उसको निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. नाउ CO2 फॉर्म्ड विल बी डिसाइडेड बाय O2 विच इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ 2 वॉल्यूम ऑफ O2 से 1 वॉल्यूम CO2 बन रहा है, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब से कितना बनेगा 30. तो मतलब टोटल गैसियस वॉल्यूम कितनी है 30 + 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपको पता होना चाहिए. नाउ सी कैलकुलेट व्हाट, calculate percentage of phosphate, not phosphate but you can take here phosphorus. okay, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, फॉस्फोरस भी और फॉस्फेट भी. फॉस्फेट होगा तो PO4, आपके पास PO4 वाला आयन आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास फॉस्फोरस की परसेंटेज पूछ ली तो इंडिविजुअल उसको लोगे. नाउ फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या किसी भी चीज का परसेंटेज पूछ ले, किसी भी चीज का परसेंटेज पूछ ले एलिमेंट का, कैसे निकालना है, उस एलिमेंट का इस कंपाउंड में कितना मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है उस कंपाउंड का, मतलब इस कंपाउंड का मोलर मास कितना है, और आपको किसी भी एलिमेंट की क्या मिल जाएगी परसेंटेज मिल जाएगी. सॉल्व आप खुद करेंगे ये वाला. नाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ कार्बन व्हाट कार्बोनेट सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट और एक्सेस HCl. अब ये है कि कौन सा वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP. अब यह है न्यू टाइप का क्वेश्चन. क्या है, कुछ नहीं यार. क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा है कि अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको एक्सेस HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो कितना अमाउंट में कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बनेगा. तो मुझे अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन निकालना है, मुझे पता चल गया प्रोडक्ट में CO2 बन रहा है, अगर वो निकालना है तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए. वो भी काम आसान कर दिया लिखकर एक्सेस. एक्सेस का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट. अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो CaCO3 + 2 HCl इज फॉर्मिंग CaCl2 + H2O + CO2. मतलब इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाएगा, मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ CO2. सिंपल है, राइट. नाउ गिवन है 10 ग्राम, मतलब मुझे मास से मोल में जाना है, तो कैसे करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. सो 10 डिवाइडेड बाय आप जब करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा. देखो 10/100 भी कर सकते हो, 0.01 आंसर आएगा, या 0.099 ले लो. ठीक है. सो अब मुझे क्या पता चल गया कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं 0.099 या 0.01. सो 1 मोल. अब देखो सो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर इसका 1 मोल CO2 देगा तो मतलब इतने मोल में भी इतना ही CO2 मिलेगा. तो मतलब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स है 0.099. सो 1 मोल. अब मुझे पता है STP कंडीशन की, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और 1 atm प्रेशर हो तो 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर. यूनिट नहीं भूलनी है. सो CO2 की वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होगी दैट विल बी हाउ मच 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.099 दैट इज 2.238 लीटर्स. दैट्स इट. बस यही करना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस यही करना है आपको. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 22. उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. अब यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट, बट इसको मेथड आपको पता होना चाहिए. आपको गिवन क्या है, वेपर डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले ही पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनेगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, राइट. कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बनेगा. वेपर डेंसिटी गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना है. सो अब सिंपल सी बात है यार, वेपर डेंसिटी गिवन है तो यहां से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो ना, मॉलिक्यूलर मास निकालो. मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी मतलब 44. अब ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ कार्बन और हाइड्रोजन का जब आपके पास मास क्या आ जाए 44 आ जाए. डेट्स इट. वहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास 44 आ गया और अब आपको बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है. डेट्स इट. आपको बस यही क्वेश्चन करना है. नाउ अब आपके पास है विच ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP. कौन सी गैस है जो ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर एट STP. मतलब एट STP 22.4 लीटर कौन ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑफ एनी गैस. सो इन सब में से जो 1 मोल है वही क्या होगा आंसर. 32 ग्राम O2. अब कन्वर्जन आना चाहिए मोल से
मास से मोल्स में कैसे जाना है, गिवन मास है मुझे 32 ग्राम, O2 है, 2 है, मॉलिक्यूल है, मतलब एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम पर मोल, तो O2 का हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो मतलब आंसर है ये होगा, क्यों 32 का बेटा यहाँ पे 1 मोल आ रहा है, मतलब ये कर सकता है। 2 मोल नहीं, बट ये कर सकता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब इसका क्या मतलब है बेटा, जहाँ पे भी ये आ गया इसका मतलब ये किसकी बात होगी, एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल की, सिंपल है, ये भी करेगा। सो बस यही क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। विच ऑक्यूपाइज पूछा है तो ये नहीं करेगा क्योंकि ये 2 मोल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब आता है इलेक्ट्रोलिसिस। आपके पास क्या है, एक आयरन कप है इलेक्ट्रोप्लेटेड विद निकल। आपने क्या किया, एक आयरन कप लिया, उसको इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं आप किसके साथ, निकल के साथ। इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं किसके साथ, निकल के साथ कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज आयरन कप को कैथोड पे क्यों रखते हैं। आयरन कप को पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कैथोड पे रखते हैं क्यों। जिस भी चीज पे आपको प्लेटिंग करवानी है, मतलब जिस भी चीज पे डिपोजिशन करवाना है, उसको आपको कैथोड पे रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी ये, हमारे पास सोल्यूशन होगा, उसमें निकल +2 मौजूद होगा, कैथोड में वो निकल +2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल हो जाएगा क्या, हमारे आयरन के ऊपर प्लेट। सो एनीथिंग जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है वो आपको कैथोड में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सेकेंड थिंग, कौन सा आयन है जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस निकल +2। थर्ड क्वेश्चन, कैथोड की रिएक्शन क्या है, निकल +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और निकल बना जो कि थी रिडक्शन की, और यही निकल जाके किस पे प्लेट हो गया, आयरन पे प्लेट हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉन्सेप्ट। जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है वो जाएगा कैथोड पे, जिसकी प्लेटिंग करनी है वो जाएगा एनोड पे। क्यों, पहले एनोड से कैटायन निकलेगा, कैटायन निकलने के बाद क्या होगा, वो पहुंचेगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन लेके वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई इज एनोड कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड को ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, बस यही आपको पता होना चाहिए। 2024 और 2025 का क्वेश्चन है। 37, अब यार इलेक्ट्रोलिसिस में ध्यान रखना कुछ चीजें, आपको मोल्टन क्या पढ़ना है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड वाली रिएक्शंस आपको पढ़नी है। आपको CuSO4 का पढ़ना है जब इनर्ट इलेक्ट्रोड हो और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड हो। और तीसरी चीज एसिडिलेटेड वाटर, मतलब एसिडिक वाटर होगा तो क्या होगा, ये 3 रिएक्शंस पढ़नी ही पढ़नी है। Why is graphite used as a electrode in molten lead bromide electrolysis? ग्रेफाइट को क्यों यूज किया जाता है, क्यों, जब ये मॉल्टन लेड ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो ब्रोमीन वेपर्स रिलीज होते हैं, और जो ग्रेफाइट होता है वो क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वो उन ब्रोमीन वेपर्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड कोई लोगे तो वो ब्रोमीन वेपर के साथ रिएक्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, नॉट अफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर रिलीज्ड एट एनोड। यहीं पे एक क्वेश्चन आपको और मिल गया, क्या ब्रोमीन वेपर कहाँ पे बनेगा, एनोड पे बनेगा। बस यही तो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस में, एटलीस्ट कुछ करो ना करो वो 3 चीजें तो पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कैसे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, पहली बात तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। डिसोसिएशन तब होगा जब आपका कंपाउंड इतना स्ट्रांग हो या वो आयन से ही बना हो, ठीक है। कैसे, अगर मेरे पास PbBr2 था और वो अगर मैंने मॉल्टन स्टेट में ले लिया, तभी तो मैं करती हूँ ना मॉल्टन लेड ब्रोमाइड, मॉल्टन स्टेट में कर दिया और मैं उसके में क्या करूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाऊँ तो वो आयंस में खुद टूट जाए, मतलब मुझे वहाँ पे क्या हो, उसको आयन बनाना ना पड़े बट वो खुद टूट जाए, दैट इज डिसोसिएशन। मतलब यहाँ पे पहले से ही Pb+2 और Br नेगेटिव मौजूद था, बस वो डिसोशिएट हो गया। लेकिन आयनाइजेशन क्या होगा, अगर मेरे पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, मतलब जो प्रॉपरली आयनिक भी नहीं है लेकिन उसमें पोलैरिटी है, तो जरा सा उनको पुश मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन, क्योंकि वहां पे
कंप्लीट आयनाइजेशन अकर होता है। कैसे? अगर मैं इसको सोल्यूशन स्टेट में लूँ, मतलब वाटर के साथ लूँ और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊँ, तब ये डिसोशिएट होगा इनटू H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। नेक्स्ट वन, अब देखो जान इलेक्ट्रोलिसिस की बेसिकली जान देखो, विच आयंस आर प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज एट कैथोड। ये क्वेश्चन पक्का है कि वो किसी ना किसी फॉर्म में पूछेगा, किसी ना किसी फॉर्म में। देखो आपके पास दिए है 1 2 3 4 आयन कैथोड दिए हैं। 4 क्या दिए हैं? कैटायन। कैल्शियम +2, Cu+2, Zn+2, Mg+2। पहले तो सीखने को क्या मिलता है इस रिएक्शन से, नॉट रिएक्शन, इस क्वेश्चन से, कि कैथोड पे कौन जाते हैं? कैटायन। मैंने याद करा रखा है Cc और Aa, कैथोड पे कैटायन जाएगा। पहले कौन जाएगा ये सोचने वाली बात है। पहले वो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम है, इसीलिए ये एक्टिविटी सीरीज जान है इसकी, दैट इज कैटायंस की। सबसे भयंकर एक्टिव कौन होता है? पोटेशियम, मतलब तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन देके भागेगा, मतलब तुरंत पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। फिर Na पॉजिटिव है, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +2, जिंक +2, Fe+2, Pb+2, H पॉजिटिव, देन कॉपर +2, Ag+2 और Ag+। देखो बट मुझे पता है कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन, राइट? मुझे क्या पता है कि कैथोड में रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जो रिएक्शन में जो इस सीरीज में सबसे आगे हैं वो तो कोशिश ही करते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकले यार, और इलेक्ट्रॉन को फेंक देते हैं अपने उससे बाहर, तो क्या वो गेन करना चाहेंगे? कभी भी नहीं। तो कभी भी आपको कोई पूछे कि पहले कौन कैथोड में जाके रिड्यूस होगा, तो पहले वो होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पीछे होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जाए, इसीलिए वो चाहेगा कि वो एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को और डिपॉजिट हो जाए। मतलब अगर मेरे पास कहीं पे किसी रिएक्शन में Pb+2 है और Ag पॉजिटिव है, तो पहले कौन रिड्यूस होगा? मतलब पहले कौन कैथोड में जाएगा? Ag पॉजिटिव। रिमेंबर दिस थिंग। चलो कौन सा आयन है जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा कैथोड पे? तो लिखो सबसे पहले ये तो चाहेगा, ये तो क्या चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को फटाफट लूज करूं, तो इसको हटाओ। फिर आता है Mg+2, ये भी नहीं आएगा। Cu+2 और Zn+2 के बीच में देखते हैं, जो सबसे पीछे है वो जल्दी डिस्चार्ज, मतलब कॉपर +2 आंसर हो गया। मतलब कॉपर +2 सबसे पहले, अगर कोई सोल्यूशन है उसमें ये चारों एनायन, चारों कैटायंस प्रेजेंट हैं, तो कॉपर +2 सबसे पहले कैथोड में जाके Cu में क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब सेम क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन है एनायंस का। विच आयन इज रेडियली डिस्चार्ज एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, जो कि मैंने आपको कहा था इससे डायरेक्टली बार बार रिपीट होता है एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम एसिडिफाइड वाटर ही क्यों लेते हैं? आपको वैसे तो ये पता होना चाहिए था, प्योर वाटर बेसिकली आयनिक नहीं होता, वो इतनी आसानी से टूट नहीं सकता, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम छोटे से अमाउंट में क्या करते हैं? एसिड को ऐड करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ऐसे होगा तो आपके पास अब सोल्यूशन में, अब देखो एनोड की रिएक्शन पूछी है, मतलब एनोड पे एनायन जाएगा। एनायन कौन कौन से हैं? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव एक एनायन है, एक है H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, या फिर आप बोल सकते हो H पॉजिटिव और SO4-2, तो मतलब OH नेगेटिव है, SO4-2 है। सो एनोड पे भी अपना एक प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है, मतलब पहले कौन जाएगा? तो पहले आपके पास जाता है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जाता है, तो OH नेगेटिव पहले ही जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, उस वजह से O2 रिलीज होती है। उस वजह से क्या होता है? O2 रिलीज होती है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होता है एट एनोड? OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होता है एट एनोड। रिएक्शंस ध्यान रखना, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, मस्ट टॉपिक है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या, व्हाट इज एनोड मेड ऑफ? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती क्या है? जब आपको इम्प्योर कॉपर को प्योर करना हो, तो आप इम्प्योर कॉपर को एनोड पे लेते हैं, प्योर कॉपर को कैथोड पे लेंगे। इम्प्योर कॉपर जब आपके पास होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, तो पहले इम्प्योर कॉपर की जो आपने एनोड पे प्लेट ली है, उससे कॉपर +2 आयन सोल्यूशन में आएगा। जो भी इम्प्योरिटी सॉल्युबल होंगी वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के साथ घूमेंगी, और जो इम्प्योरिटी सॉल्युबल नहीं होंगी वो एज अ एनोड मड बिलो एनोड कलेक्ट हो जाएंगी। अब जो कॉपर +2 सोल्यूशन में आया था वो जाएगा कैथोड के पास और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो
जो वो कैथोड की लेयर जो पतली सी थी ना, वो धीरे 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 ग्रो करने लगेगी. व्हाट इज एनोड मेड ऑफ? इम्प्योर कॉपर. नेक्स्ट वन, व्हाट इज एब्सॉर्ब्ड एट कैथोड? कि जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप है वो ग्रो हुई. प्योर कॉपर स्ट्रिप ग्रोज. नेक्स्ट वन, कैथोड में रिएक्शन क्या होगी यार? कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर, यही तो कॉपर डिपॉजिट होके ग्रो कर रहा है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 42. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड रिलेटेड वाटर, मैंने कहा था ये रिपीट होगा, अगेन 2025 में रिपीट हुआ है, 2022 में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है. वाई ऐड? क्यों डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं बेटा? ताकि उसकी रिएक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सके. नाउ राइट कैथोड की रिएक्शन लिखो, इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इसके रिएक्शंस देख लेना, बस कुछ देखो ना देखो. किसकी? इलेक्ट्रोलिसिस की सारी रिएक्शंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैथोड में रिएक्शन क्या हुई? H पॉजिटिव आयन जो आ रहा था उसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ. तो पूछा जाता है कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हुई और एनोड पे कैसी गैस रिलीज हुई और प्रोपोर्शन क्या था. स्टेट एनोड ऑब्जर्वेशन, OH नेगेटिव आयन जाएगा, डिसोशिएट होकर O2 गैस रिलीज करेगा. बट एक चीज बस ध्यान रखने वाली है, वो भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, एक बताई देती हूँ. क्या? कि अगर जो हाइड्रोजन का रेशियो देखोगे तो 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम में, मतलब हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 2:1 में रिलीज होगा. 2:1 में ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम रिलीज होती है. नाउ स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल. ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है. नॉर्मली आईसीएससी में गैल्वेनिक के बारे में कुछ खासा बात नहीं होती है, सब अवॉइड भी कर सकते हैं, बट आजकल थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन भी बन रहे हैं. लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एवरीवन नोज कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे केमिकल में कन्वर्ट. अब इसमें उल्टा कर सकते हैं, आप केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा सकते हैं. नाउ आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन. अब आएगा ना मजा. ऑक्सीडेशन का एक ही सिग्निफिकेंस है, क्या मैम? कहीं पे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब कुछ लोग सोचेंगे मैम यहाँ तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. बेटा साइन भी तो देखो नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ है. ये नहीं देख पाए तो साइन देखो, +3 था, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो Fe में कन्वर्ट हो गया. +2 था, +3 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकला है. तो ऑक्सीडेशन किस में होगा? ऑप्शन नंबर बी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेटल कौन सा है ड्यूरा एल्यूमिन में? एल्यूमिन से ही समझ आ जाना चाहिए, दैट इज एल्यूमिनियम. स्टेनलेस स्टील में कौन सा होता है हमारा? आयरन. दैट इज द थिंग. ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलॉयज से, तो प्लीज कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. 46 क्या है? कंपाउंड नॉट इन इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर ऑफ हेल-हेरोल्स प्रोसेस. हेल-हेरोल्स प्रोसेस मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेटलर्जी से हेल-हेरोल्स प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक एलॉय से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. हेल-हेरोल्स प्रोसेस में हम करते क्या थे, आपको याद होना चाहिए. पहली चीज है, हम क्या लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में? एल्यूमिना, दैट इज प्योर एल्यूमिना, जो कि बॉक्साइट की ड्रेसिंग से हमें मिलता है. एल्यूमिना, अब एल्यूमिना का जो हमारा उस समय टेम्परेचर होता है ना बेटा 2050, बहुत हाई होता है. तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर को घटाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रायोलाइट और फ्लोल्सपर्ट दोनों के दोनों चीज़ों को ऐड करते हैं, दैट इज Na3AlF6 और CaF2. इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में कौन कौन से यूज होते हैं. सो आपको ये तीनों पता होने चाहिए अलॉन्ग विथ फॉर्मूला. एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पर. ओके, नेक्स्ट वन, नेम द ओर कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन. आपको पता ही है मैग्नेटिक सेपरेशन से कौन हो सकता है? या तो ओर या तो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो. हम लेते हैं ओर को मैग्नेटिक. सो आयरन के ओर सब एब्स्ट्रैक्ट आउट हो सकते हैं, क्रोमियम के ओर्स हो सकते हैं, जैसे कि Fe3O4 और Fe2O3, मतलब मैग्नेटाइट और हेमेटाइट. नाउ डिस्क्राइब बेयर्स प्रोसेस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट. बेयर्स प्रोसेस कुछ नहीं होता बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट होता है. कंसंट्रेशन करना है पहले उस ओर में से. आपको अगर एल्यूमिनियम चाहिए, बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का ओर. वहां से अगर आपको एल्यूमिनियम निकालना है तो पहले आप उसको ड्रेसिंग करेंगे. तो पहला जो स्टेप होता है दैट इज बेयर्स प्रोसेस. कैसे? इम्प्योर बॉक्साइट लिया जाता है, मैं पूरा नहीं बता सकती अभी. इम्प्योर बॉक्साइट लिया जाता है, उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है.
रीज़न सिंपल होता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, तो बेस के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो वो एसिड की तरह रिएक्ट कर सकता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, तो ऐसे में आप उसको एब्स्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। सो इम्प्योर बॉक्साइट लेते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं एल्यूमिना में। कैसा एल्यूमिना? प्योर एल्यूमिना। सो दिस, उसमें 4 स्टेप प्रोसेस होती है बेटा, एंड दिस इज द बॉक्साइट, दैट इज व्हाट यू नोन एज बेयर्स प्रोसेस और कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 49 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से है। वाई इज फ्यूज्ड एल्यूमिना रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस नॉट बाय कार्बन रिडक्शन? आपको पता है क्योंकि एल्यूमिनियम इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग दैट इज अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, तो उसको वो जो है वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है बाय कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द ओर कंसंट्रेटेड बाय व्हाट मैग्नेटिक सेपरेशन और स्टेट द प्रोसेस। सिंपल है यार, दोबारा वही चीज, Fe2O3 Fe3O4 कर लो सेपरेट। प्रोसेस क्या है? एक कन्वीनियर बेल्ट होती थी, उसमें मैग्नेटिक होता था, जब उसमें ओर पड़ता था अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटी, सो ओर अगर मैग्नेटिक है तो ओर उस कन्वीनियर बेल्ट में चिपक जाएगा, और क्योंकि इम्प्योरिटीज नहीं है तो वो नहीं चिपकती, तो जैसे ही कन्वीनियर बेल्ट दोबारा टर्न लेती है तो सारे की सारी इम्प्योरिटीज क्या होती है? दूर जाके गिर जाती है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सेपरेट बाय द मैग्नेटिक सेपरेशन। और इसी के साथ हमने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। देखो यार गाइस, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, सो प्लीज ओके, so please be focused whenever we are teaching anything. Okay, so we have this one, question number 51, why is concentrated alkali को क्यों यूज किया जाता है टू कंसंट्रेट बॉक्साइट? क्योंकि बॉक्साइट में एल्यूमिनियम का और है, एल्यूमिनियम क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो जब उसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो एसिड बेस रिएक्शन होने के चांसेस बनते हैं, एंड दैट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन नंबर 52, राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन इन द हेल-हेरोल्ड प्रोसेस। सबकी जान यही है एनोड और कैथोड की रिएक्शन। आपको पता है कैथोड में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। कैसे? अब सॉरी नॉट हाइड्रोजन, मैं एसिड रिलेटेड में चली गई थी। ओके, वी हैव हेल-हेरोल्ड प्रोसेस, मतलब एल्यूमिनियम की बात होगी। किसकी? एल्यूमिनियम की बात होगी, तो अगर एल्यूमिनियम डिपोजिशन होगा तो कैथोड में ही होगा। एल्यूमिनियम +3, पहले कैटायन दे दो कैथोड में, क्या? एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म एल्यूमिनियम डिपोजिशन। ठीक है, ये मोल्टन फॉर्म में हो रहा है। नाउ एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? बहुत मस्त है। क्या? जो O-2 होता है ना, एल्यूमिना क्या होता है? Al2O3, तो एल्यूमिनियम तो एज आयन चला गया, अब ऑक्सीजन जो होगा एज अ एनायन जाएगा एनोड पे, जाएगा O2 गैस इवॉल्व करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, टोटली फाइन। बट होता क्या है ना, हेल-हेरोल्ड प्रोसेस में आप क्या करते हैं? आप एनोड लेते हैं कार्बन के, आप लेते हैं या तो ग्रेफाइट या तो कार्बन रॉड। अगर ऐसा हो गया कि कार्बन आपने ले लिया, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ इवॉल्व हो रही है ना, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके या तो CO बना देगी, फिर CO से CO2 बना देगी, तो ऐसे में जो आपके कार्बन एनोड्स है वो कोरोड हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी क्या होंगे? बहुत जल्दी कंज्यूम होना रिएक्शन होंगे, क्योंकि CO2 भी एज अ गैस बाहर निकलता जाएगा। तो इसीलिए आप मल्टीपल एनोड्स का यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों आप मल्टीपल एनोड का यूज करते हैं? रीजन है ये सिंपल, एनोड का यूज, मल्टीपल एनोड का यूज, और एनोड्स क्या होते हैं? पीरियोडिकली रिप्लेस भी किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 53, देखो कितने क्वेश्चन हैं यार, किसमें? मेटलर्जी में। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द हेल-हेरोल्ड प्रोसेस? न्यू टाइप का क्वेश्चन मेरे लाने का सिर्फ एक रीजन है बेटा, कि नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता, बट ये बुक्स में मेंशन्ड है, तो हो सकता है पूछा जाए। क्या? क्रायोलाइट का आपका मेल्टिंग पॉइंट, क्रायोलाइट क्या करता है? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर एल्यूमिना का, उसको घटा देता है फ्रॉम 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस, ताकि रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो पाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 54, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेटलर्जी, बट नो प्रॉब्लम। इथाइन क्या होता है? आपको पता है, CH, दिस इज जस्ट इथाइन, बात खत्म, दिस इज इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अमोनिया से है। अब आते हैं हम स्टडी ऑफ कंपाउंड पे। पहला क्वेश्चन, अमोनिया वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, वेरी गुड। अमोनिया को किससे प्रिपेयर किया जाता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है? N-3, एल्यूमिनियम होता है Al+3। ठीक है, तो वो बोल रहे, पिक्चर हमने दे दिया कि हमने एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिया है, उसके बाद देखते हैं हम कि अमोनिया यहाँ से, ओके आई हैव टू से इट, ओके नो प्रॉब्लम। सीधा सेटअप, नेम सब्सटेंस एक्स दैट इज थिस्टल। थिस्टल फिनल, फनल ये है,
इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है X, इसके अंदर लिया जाता है वार्म वाटर। जब भी एल्यूमिनियम दिखे तो वार्म वाटर आता ही आता है, सो वार्म वाटर यहां से जाता है एंड देन अमोनिया गैस रिलीज होती है, अमोनिया गैस। तो थिस्टल फेनोल के अंदर हमने क्या लिया है, वार्म वाटर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, सो ALN है, वाटर के साथ रिएक्ट करा, क्या बना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस इवॉल्व। नाउ ड्राइंग एजेंट वाई क्या यूज किया है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO, क्या यूज किया है, CaO। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, हीटेड कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। अब इतना नहीं पूछा गया था, उस क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि ब्राउन कलर होता है सब्सटेंस का, ठीक है, तो आपसे बस पूछा गया था गैस कौन सी फॉर्म होगी, बट हम देख लेते हैं एक और बार इस क्वेश्चन को। क्या है, अमोनिया लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, हीट करेंगे तो कॉपर निकलता है, N2 निकलता है और 3H2O निकलता है। गैस कौन सी बनी, मतलब नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस कलर क्या है, रेसिड्यू का, हमारे पास बनता है कॉपर दैट इज ब्राउन इन कलर, सिंपल है। बनेगी गैस कौन सी, नाइट्रोजन, और ब्राउन इन कलर है मतलब वो कॉपर हो गया एज अ रेसिड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखो रिपीटेड है क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आएगा बट रिपीटेड है। कैसे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है मतलब मेटल नाइट्राइड से कैसे अमोनिया बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको बस यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड दे दिया, तो बैलेंस्ड इक्वेशन पूछा है, Mg3N2 plus 6H2 is forming MgOH whole twice, सेम सिनेरियो, यहाँ पे एल्यूमिनियम मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही अमोनिया गैस निकलेगी। सिंपल है यार, बहुत सिंपल, मतलब पैटर्न समझो। 2025 में पूछा गया है, 2023 में ये पूछा गया था, मतलब अल्टरनेट ईयर्स पूछा गया है। नाउ व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाए, ये है केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें दो चीजें हैं, क्या, अगर अमोनिया है, अमोनिया ने क्या करा, अमोनिया ज्यादा है, पहले अमोनिया नॉर्मल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, HCl बना दिया उधर, क्या HCl N2 गैस इवॉल्व हो गई। अब जो वो HCl बना था, क्योंकि अमोनिया ज्यादा है, अमोनिया ज्यादा है, HCl एसिड है, अमोनिया बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो फटाफट होगी, तो उन्होंने बना दिया NH4Cl। क्या बना दिया, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मतलब वाइट फ्यूम्स बन गए वहां, क्या बन गए, वाइट फ्यूम्स बन गए वहां पे। बट इन सेकेंड केस ये भी आ सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया, अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो क्या होगा, क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो NCl3 फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, NCl3 फॉर्म हो जाएगा। अभी ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट वन, वाई इज अमोनिया कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ऑफ एयर। सिंपल सी बात है, जो डाउनवर्ड एयर अगर नीचे जा रही है तो मतलब क्या है, एयर भारी है और अमोनिया क्या होता है, लाइटर होता है इन कंपैरिजन ऑफ एयर, इसीलिए क्या होता है, अपवर्ड डिलीवरी होती है और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है एयर का। अपवर्ड डिलीवरी किसकी, अमोनिया की, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट किसका, एयर का। नाउ स्टेट द कैटलिस्ट, जो हेबर्स प्रोसेस में, हेबर प्रोसेस क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ अमोनिया, राइट। सो यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन को यूज किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर 2, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करो अमोनिया का इन ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, बताओ। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, यहाँ पे क्या यूज होता है बेटा, बेसिकली ये नाइट्रिक एसिड बनाने का फॉर्मेशन होता है। उसमें पहला स्टेप जो होता है, वहां पे आप अमोनिया गैस को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब अमोनिया को रिएक्ट करवाएंगे आप O2 के साथ। तो जो आपके पास क्या होता है, कैटलिस्ट, वो होता है प्लैटिनम गॉस, ताकि वो रिएक्ट ना करे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61, हेबर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बेटा अमोनिया में, वो पढ़ के ही जाना। देखो जितने भी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है उसमें उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ के जाना प्लीज। राइट द हेबर प्रोसेस इक्वेशन स्टेट टू कंडीशन। हेबर प्रोसेस इक्वेशन आपको दिख रही है, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ड्यू टू दिस, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होती है, ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगी, इसीलिए टेम्परेचर को कम रखना जरूरी है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ले चैटेरियल्स प्रिंसिपल। ज्यादा हुआ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो टेम्परेचर रखते हैं 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। आईसीएससी की जान बचती है रिएक्शन कंडीशंस पे, वो आपको ध्यान रखना है। प्रेशर होना चाहिए ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर, ग्रेटर देन किसके, 200 नैनोमीटर। नाउ स्टेट वन ऑब्जर्वेशन, जब ड्राई अमोनिया गैस रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कुछ नहीं है, ये सिंपल है, यही क्वेश्चन पूछ लिया
कैथेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया 2025 का, 2022 में यही पूछा था। बस क्या है यहाँ पे सिर्फ कैटेलिस्ट पूछा है, यहाँ पे रिएक्शन पूछ ली। अमोनिया ने O2 के साथ रिएक्ट करा, प्लैटिनम के प्रेजेंस में टेम्परेचर ज्यादा होता है 800 डिग्री सेल्सियस। अब बनता है NO, साथ में HO2 और साथ में हीट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड देन एब्जॉर्प्शन टावर में डाला जाता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। इसीलिए क्योंकि ये रिएक्शन दोनों को कनेक्ट कर रही है, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, HCl को वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं करते? ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी। हाई सॉल्युबिलिटी होती है किसकी? HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ चुका है, राइट। सो HCl को नहीं कलेक्ट करते ओवर वाटर क्योंकि HCl हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर। Why cannot HCl be dried over quicklime? Because HCl क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। HCl एक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे साथ में। नाउ राइट द इक्वेशन फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 यूज्ड। मैंने कहा था कि प्रिपरेशन पे ध्यान दो। कैसे लेबोरेटरी प्रिपरेशन करना है? तो सिंपल लो, NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओ, टेम्परेचर का एग्जैक्ट सही ध्यान रखो, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस बनेगा NaHSO4 अलॉन्ग विद HCl रिलीज। लेकिन अगर टेम्परेचर एक गलती से 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4, मतलब एक वाइट क्रस्ट फॉर्म होगी, तो रिएक्शन के वहीं पे रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए टेम्परेचर याद रखना लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेम द गैस दैट डीकलराइज KMnO4 सोल्यूशन। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना आप पे पूछे जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। SO2 हो सकता है, ये क्यों हो सकता है? SO2 मुझे पता है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो SO2 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या कर सकता है? KMnO4 को डीकलराइज कर सकता है। दैट इज वाई यहाँ पे वो यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? डिस्क्राइब द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट फॉर HCl, व्हाट डज इट प्रूव? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। कैसे मैम? हम क्या लेते थे? एक इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें 2 ओपनिंग थी। एक ओपनिंग में एक छोटा सा ड्रॉपर डाला विद अलॉन्ग विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। साथ में हमने क्या किया? एक लंबी सी ट्यूब ली और उसको कनेक्ट किया किसके साथ? ब्लू लिटमस सोल्यूशन के साथ। वाई ब्लू? क्यों? अगर एसिड होगा तो वो ब्लू को लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमने क्या किया? उस इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने HCl गैस भर रखी है। जैसे ही मैंने ड्रॉपर से थोड़ा सा वाटर उसके अंदर डाला इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? मैंने पढ़ाया है, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस, वो जल्दी रिएक्ट कर देगा वाटर के साथ। उसकी वजह से क्या होगा? अब जो इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके अंदर गैस कम हो गई, मतलब प्रेशर कम हो गया। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो उसी तुरंत क्या होगा? जो वो ट्यूब आपने दूसरे सेकंड ओपनिंग में ट्यूब डाली थी, कनेक्टेड है ब्लू लिटमस सोल्यूशन से, वो सोल्यूशन कहाँ चला जाएगा? इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। जैसे ही वो सोल्यूशन वहां गया तो उसको मिलेगा एसिड। एसिड मिलेगा मतलब HCl गैस मिल रही है, तो वो वहीं पे ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। हाउ इज? ये दोनों न्यू टाइप के क्वेश्चंस है, रिमेंबर दिस वन, न्यू टाइप के क्वेश्चंस है। HCl को ड्राई कैसे किया जाता है? रिमेंबर H2SO4 की मदद से। हम कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं? H2SO4, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। नॉन वोलेटाइल एसिड, अगर मैं HNO3 तो लूं तो वो एक वोलेटाइल एसिड है, तो HCl जैसे जैसे इवॉल्व होगा तो हो सकता है HNO3 के वेपर भी उसके साथ मिल जाएं, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? H2SO4। बाकी कैल्शियम ऑक्साइड को आपको पता ही है, यूज नहीं कर सकते। रीजन सिंपल है, क्योंकि वहां पे रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट वन, इन द कॉन्टेक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस की बात होती है, तो वाई इज SO3 नॉट डिजोल्व डायरेक्टली इन वाटर? SO3 को डायरेक्टली क्यों नहीं करते वाटर में? क्योंकि SO3 जो है क्या करेगा? सेटिस्फैक्टरी तरीके से क्या है? वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है बेटा, नहीं करता है। इसीलिए पहले हम क्या करते हैं? SO3, पहले हम SO3 का क्या करते हैं? ओके, फिर पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? H2S2O7 दैट इज ओलियम में। फिर ओलियम का हाइड्रोलिसिस करके हम H2SO4 को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ व्हाट सॉल्ट इज फॉर्म जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करवाओगे KNO3 के साथ अबव 200 डिग्री सेल्सियस? सिंपल है, अगर मेरे पास कोई भी नाइट्रेट है KNO3, साथ में है H2SO4,
अगर टेम्परेचर गलती से भी 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हुआ तो क्या होने के चांसेस हैं? मुझे पता है क्या होने के चांसेस हैं। ये बन सकता है, अगर 2 ले लूं तो K2SO4 बन जाएगा। क्या बन सकता है? K2SO4, मतलब एक इसकी अपनी ही लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन, एंड दैट इज नॉट अ गुड sign. Remember all of these things. Now, what property of H2SO4 is used when preparing HCl from KCl? मतलब H2SO4 की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है जब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ HCl को फ्रॉम KCl? कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं? HCl क्या, H2SO4 क्या होता है? एक नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, तो ड्राइंग एजेंट भी होता है, तो वो प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं। नाउ, How do you distinguish between sulfuric acid और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बेरियम क्लोराइड? सिंपल सी बात है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा मतलब H2SO4 के साथ, तो बेरियम सल्फेट बनने के चांसेस है। क्या? बेरियम सल्फेट। क्या? कैसे? अगर BaCl2 है, सल्फ्यूरिक एसिड है मतलब H2SO4 है, रिएक्ट करके BaSO4 मोस्ट प्रोबेबली बना सकता है, साथ में 2HCl निकालेगा, मतलब एक वाइट PPT बनेगी। क्या बनेगी? वाइट PPT। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड। बट HCl के साथ तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, तो PPT का तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट वन, इन रिएक्शन दे रखी है, सल्फर है, ये 2025 का है, S प्लस 2H2SO4 बना रहे हैं, SO2 2H2O, एंड देन व्हाट रोल डज H2SO4 यहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है? एक चीज तो मुझे दिख रही है मैम, वाटर निकल रहा है, तो हो सकता है क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज हो सके। मैम और क्या हो सकता है? एक और चीज हो रही है, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब क्या है? मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का। कौन कर रहा है? H2SO4 कर रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन, तो मतलब वो क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि H2SO4 का जब अगर ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन होकर वो H2O और SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो यहाँ निकली है, यही क्या करेगी? सल्फर के साथ रिएक्ट करके उसको SO2 में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है बेटा। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ V2O5 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस? पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। कैटलिस्ट, किसकी तरह? कैटलिस्ट। मैम बट प्लैटिनम भी तो यूज हो सकता है। यस बेटा, बट प्लैटिनम क्या होता है? उसमें इम्प्योरिटीज होती है, लाइक आर्सेनिक ऑक्साइड, और वो रिएक्ट कर जाएगा इम्प्योरिटी के साथ, विच इज नॉट अ गुड साइन। दैट इज वाई हम V2O5 यूज करते हैं एज अ आइडियल थिंग। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 75, नाइट्रिक एसिड। कॉपर रिएक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ताकि एक रेडिश ब्राउन गैस दे। अब नाइट्रिक एसिड है, रेडिश ब्राउन गैस है, NO2 ही होगी, रिमेंबर दिस थिंग। कॉपर ने HNO3 के साथ किया, ये केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, बनाया कॉपर नाइट्रेट प्लस 2H2O प्लस 2NO2। सो ये आपके पास जो बना, नेम द गैसेस, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी हमने लिख लिया क्योंकि ये रेडिश ब्राउन गैस जो है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2। नाउ नेक्स्ट वन, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड P इज वार्म्ड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। आपके पास एक सॉलिड है P, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ, एंड कॉपर टर्निंग्स, कॉपर भी है वहां पे, एक रेडिश ब्राउन फ्यूम हुई। रेडिश ब्राउन आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? NO2 है, तो मतलब ये क्या है? NO2 हुआ मैम। क्रिस्टलाइन सॉलिड P को वार्म किया, तो पूछा है एनायन कौन सा हो सकता है P में, इसमें एनायन कौन सा होता है? अगर मुझे NO2 चाहिए तो एनायन एक तो नाइट्रेट आयन तो होना चाहिए मैम, सो इसीलिए एनायन क्या है आपके पास? NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन इज नेम द गैस फॉर्म्ड व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद हॉट कंसंट्रेटेड HNO3। कार्बन अगर रिएक्ट करेगा तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में कन्वर्ट होगा। किसमें? CO2 में। और गैस कौन सी रिलीज होगी आपके पास? NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है NO2 गैस, रिमेंबर दिस थिंग। राइट द इक्वेशन, जब सल्फर का ऑक्सीडेशन हो विद द हॉट कंसंट्रेटेड HNO3। अब तुम बोलोगे मैम इन दोनों क्वेश्चंस में तो कुछ रिलेटेड नहीं है, रिपीटेड कहाँ से हुआ बेटा? यहाँ पे भी कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, सल्फर क्या है? नॉन मेटल। मतलब जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ,
क्या करेगा, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। कार्बन को CO2 में, लेकिन सल्फर को करेगा H2SO4 में अलॉन्ग विद H2O और NO2 गैस रिलीज करेगा। NO2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। नेक्स्ट वन, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। स्टेट द ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, गिव द फर्स्ट स्टेप की इक्वेशन दो। ऑस्वाल्ड प्रोसेस क्या होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, नॉट अमोनिया, नाइट्रिक एसिड। और फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन, पहले हम लेते हैं अमोनिया और किसको, एयर को। रिमेंबर 1:10 हमने पढ़ा था, क्योंकि पूरी रिएक्शन में थ्रू आउट एयर यूज होगी तो हमने 1:10 का रेशियो लेना है। सो दिस इज 1:10, बनेगा NO H2O और हीट इवॉल्व होगी। क्या होगी, हीट इवॉल्व। इसीलिए एक बार रिएक्शन को हीट करने के बाद हम दोबारा इसमें हीट नहीं देते, क्योंकि थ्रू आउट जो ये यहाँ से हीट निकलती है वही रिएक्शन की हीट को मेंटेन करते चलती है। उसके बाद इस NO को ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर आता था एब्जॉर्प्शन टावर, वहाँ पे क्या करते थे, रिमेंबर याद है, NO2 को डालेंगे, ऊपर से H2O स्प्रिंकल करते थे और HNO3 क्या होता था, निकलता था। दिस इज नोन एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 80, बहुत पास है हम। विच नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन लीव्स अ येलो या व्हाइट रेसिड्यू। येलो रेसिड्यू देगा जब वो हॉट होगा, व्हाइट रेसिड्यू देगा जब वो कोल्ड होगा। तो आंसर है जिंक नाइट्रेट बेटा, ZnNO3 होल ट्वाइस, दैट इज जिंक नाइट्रेट। एग्जाम्पल क्या है, जिंक नाइट्रेट कब, जब हॉट होता है तो ये येलो PPT देगा, और जब कोल्ड होगा तो ये कैसी PPT देगा, व्हाइट PPT देगा। नेक्स्ट वन, व्हाट ऑब्जर्वेशन, अब आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। व्हाट ऑब्जर्वेशंस आर सीन इन द फॉलोइंग, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अगर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को जिंक सल्फेट में डाला तो बेरियम सल्फेट बनेगा जो व्हाइट PPT देगा। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा PbO में और इसमें NO2 में। NO2 मतलब रेडिश ब्राउन गैस में। When chlorine gas is passed over moist starch iodide paper, क्लोरीन और अगर आयोडीन को देखा जाए तो क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और उस वजह से जो आयोडीन वहां से निकलेगा, जो आयोडीन वहां से निकलेगा वो आयोडीन रिएक्ट करेगा स्टार्च के साथ और उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू ब्लैक कलर में। आपने देखा होगा आजकल सब आयोडीन लेके टेस्ट करते हैं विद द स्टार्च उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन एडेड टू द सोल्यूशन गिव्स अ व्हाइट PPT देता है which does not dissolve in excess of ammonium hydroxide solution. Now, अब देखो एक्सेस की जब बात होती है ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सो व्हाइट PPT देने वाले दो चीजें होती है हमारे पास, क्या, या तो वो जिंक हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है, PB हो सकता है। बट अगर जिंक की बात करें तो जिंक ऐसा होता है, ऐसा कैटायन है जो एक्सेस NH4OH और एक्सेस ही क्या NaOH दोनों में डिसॉल्व हो पाए, वो दोनों में डिसॉल्व होता है। बट यहाँ पे ऐसा दिया है कि व्हाइट PPT दे और डिसॉल्व भी ना हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो पहले दो ऑप्शन थे जो ऐसा हो सकता था, और उसके बाद अब जो आंसर होगा इसका दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी PB+2, दैट इज PB+2, क्योंकि PB भी हमें एक वाइट काइंड ऑफ मटीरियल, वाइट काइंड ऑफ PPT दे सकता है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द एनाइन डाइल्यूट H2SO4 गिव्स कलरलेस गैस विद रॉटन एग ऑडर। कैसे, अब एक एनाइन बताओ कि डाइल्यूट H2SO4 कलरलेस गैस दे रही है। कलरलेस गैस का मतलब है वो क्या हो सकती है, अब रॉटन एग स्मेल एक ही गैस से आती है, दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एनाइन कौन सा होगा, S-2, दैट इज सल्फाइड आयन। हाउ टू आइडेंटिफाई, कंपैरिजन है NH4Cl और NaCl के बीच में, किस पे, NH4Cl और NaCl के बीच में। अब इनका कंपैरिजन एक नेस्लर रिएजेंट से भी हो सकता है, और सिंपल अगर जाना हो तो कैसे हो सकता है, NaCl सब्लाइम नहीं होता ऑन हीटिंग, जबकि अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, गैस से सॉलिड, बट ऐसा NaCl नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, अगर जिंक नाइट्रेट हो और कैल्शियम नाइट्रेट है तो क्या करोगे तुम, तो क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग NaOH सोल्यूशन हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन 85 क्वेश्चन नंबर, नेम द एनायन एडिंग, अगर मैं ऐड करूं बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन गिव्स व्हाइट PPT इनसॉल्युबल इन HCl, आंसर क्या है, BaSO4। आंसर क्या है, अगर मैं बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन को ऐड करूं
तो वो क्या दे सकता है, व्हाइट पीपीटी, और इनसॉल्युबल अगर इन HCl, सो दिस कैन हैपन। नाउ मतलब एनायन क्या हो सकता है, सल्फेट आयन। क्वेश्चन नंबर 86, CuSO4 प्लस NH4OH स्टेट ऑब्जर्वेशन व्हेन। अगर मैं फ्यू ड्रॉप ऐड करूं, देखो यार सॉल्ट एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा कैटायन का कलर क्या है और एक्सेस ऑफ NaOH में और एक्सेस ऑफ NH4OH में कौन सॉल्युबल होगा। फ्यू ड्रॉप्स एडेड, अगर मैं क्या करूं CuSO4 प्लस NH4OH, मतलब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ही ड्रॉप ऐड करूं तो क्या होगा, कुछ ड्रॉप ऐड करूंगी तो CuSO4 पेल ब्लू कलर देगा, क्या, पेल ब्लू कलर। बट अगर मैं बात करूं किसकी, स्टेट ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्सेस ऐड कर दूं, तो मुझे पता है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में CuSO4 पीपीटी नहीं बनाता, सॉल्युबल होता है और डीप ब्लू कलर दे देगा, क्या, डीप ब्लू कलर। नाउ डिस्क्राइब द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। देखो सबको पता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक नाइट्रेट का सॉल्ट लेना है, साथ में आपने क्या करना है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालना है। क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना है +3 स्टेट में। थर्ड स्टेट में क्या करोगे, अब उसमें आप ऐड करते हैं एसिड, रिमेंबर सबको याद है एसिड ऐड करते थे। उसके बाद जब रिएक्शन होती थी तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा और वो किस कलर का होता था, ब्राउन कलर का, तो ऐसे रिंग्स टाइप की बनती थी। तो दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन। व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन, अब ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्या ऑब्जर्व क्या होगा जब NaOH को ऐड करोगे FeCl3 में। FeCl3 में करेंगे तो कैसा कलर आता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनती है। FeCl2 डर्टी ग्रीन कलर होता है। एक्सिस NaOH में ये सॉल्युबल नहीं होते, ये मैं नॉर्मल रिएक्शन लिख रही हूं जब NaOH थोड़ा थोड़ा ऐड किया आपने। कॉपर सल्फेट क्या देगा, पेल ब्लू कलर दे देगा। लेकिन अगर एक्सेस क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक पीपीटी नहीं बनाते क्योंकि सॉल्युबल ही नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन, अ सॉल्ट गिव्स रेडिश ब्राउन पीपीटी विद NH4OH एंड व्हाइट पीपीटी विद AgNO3। आइडेंटिफाई करो कैटायन और एनायन क्या हो सकता है। अगर एक सॉल्ट है NH4OH के साथ वो क्या दे रहा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। रेडिश ब्राउन पीपीटी किसकी होती है, अगर आपके पास कैटायन हो Fe+3 एंड व्हाइट पीपीटी विद AgNO3। व्हाइट पीपीटी तभी बन सकती है अगर AgCl बने, और AgCl के लिए आपके पास एनायन क्या होना चाहिए, Cl नेगेटिव होना जरूरी है। नेक्स्ट वन, अ कंपाउंड फॉर्म्स कलर्ड प्रेसिपिटेट विद NH4OH सॉल्युबल इन एक्सेस, व्हाट इज द कंपाउंड। देखो यार, एक कंपाउंड है जो फॉर्म करेगा कलर्ड प्रेसिपिटेट विद NH4OH सॉल्युबल इन एक्सेस, तो वो कंपाउंड कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबली वो कंपाउंड हो सकता है जिंक सल्फेट। क्या हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है। नेक्स्ट वन, गिव आयुपैक नेम्स फॉर व्हाट 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन स्ट्रक्चर। देखो अब इसमें क्या है, आयुपैक नेम ऑलरेडी दे दिया है, ओके हम इसका उल्टा करते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। डाइक्लोरो, पहले मैं जाती हूँ वर्ड रूट, पेंट है मतलब 5 क्लोर, 5 क्या है, कार्बन, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, राइट। अब 1 डाइक्लोरोपेंटेन मतलब कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड है। 2,3 1 2 3, दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन, तीसरी पोजीशन पे क्लोरीन, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो। 3 तो ये 4, ये 3 तो ये 4, ये 2 और ये 3, बन गया आपका 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। प्रोपेनोइक एसिड मतलब 1 2 3। अब ये गलती मत करना, ऐसा नहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अलग से बनाओ। जब भी आपके पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके कार्बन को भी आपको काउंट करना है। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, राइट। सो 1 2 3, नाउ दिस इज प्रोप, दिस इज CH2, दिस इज CH3, so this becomes propanoic acid. What about this one, 1,1,2,2 tetrachloroethane। पहली बात तो इथेन देखो, इथेन का मतलब ही है क्या, इथेन का मतलब ही है क्या, दो ही हैं, 1 and 2, राइट, कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। 1,1 पहली पोजीशन पे क्या है, क्लोरो लगा है, टेट्रा मतलब 4 क्लोरीन है, 3 एंड दिस इज 4, राइट। बाकी बैलेंसी कर दो, सेटिस्फाइड, आंसर आ गया, सिंपल। अब देखो ब्यूटेनोइक एसिड, खूबसूरत चीज है, कैसे 1 2 3 एंड 4, बट अब ओइक एसिड है तो उसका भी काउंट करेंगे, सो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, राइट। नेक्स्ट वन, पेंट
2 इन, पेंट 2 इन कैसे बनेगा? पेंट मतलब 5 क्या है कार्बन, अब 2 सेकेंड प्लेस पे इन है मतलब डबल बॉन्ड, 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी वैलेंसी इसको सेटिस्फाई, 3 ये 4 2 एंड दिस इज CH3। सो आपसे क्वेश्चन में पता क्या था, नॉर्मली वो बोलता है स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा आईपैक नेमिंग लिखो, बट मैंने आपको रिवर्स करवाया ताकि आप इन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहें। नेक्स्ट वन, ड्रॉ स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन क्या है यार इसमें, क्या ये, पहले वर्ड रूट देखो, मतलब 5 कार्बन है, ठीक है। कनेक्टेड कैसे है, एन, कोई और क्या है फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ क्या है एक सिंगल बॉन्ड। थर्ड प्लेस पे 1 2 3, थर्ड पे मिथाइल लगा दो, बन गया स्ट्रक्चर CH3, दिस इज CH2, ये CH है, ये CH2 है और ये क्या है CH3। प्रोपाइन, आइन है, प्रोप है मतलब 3 कार्बन है, बट मैम आइन भी तो है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, सो ट्रिपल बॉन्ड बना दो। अब कुछ नहीं लिखा है मतलब फर्स्ट प्लेस पे है, सो सेटिस्फाई करवा दो, बाकी ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, दिस इज CH3। मिथेनल, ये 2 बार पूछा गया है तो प्लीज बी रेडी। मिथेनल, अल मतलब एल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH। और एक और चीज ध्यान रखना, इसका एक और नाम हो सकता है क्या, फॉर्मल्डिहाइड, क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो, कौन सी रिएक्शन जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एडिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन, कन्वर्ट करो इथीन को ताकि वो इथेन, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से इथीन जाना है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन मैंने पढ़ाया है बहुत डिटेल में, H2O निकालो, यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से OH जाएगा, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है 770 डिग्री सेल्सियस, बन गया इथीन और H2O। लिखोगे, सारी चीजें मेंशन करके लिखोगे कि ये है हमारे पास इथेनॉल, ये है इथीन, वो है वाटर। नाउ अगर आपको इथाइन बना रहा है कैल्शियम कार्बाइड से, CaC2 है, 2H2O बनाया, C2H2 CaOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट की तरह बाहर। नाउ मोनोक्लोरोमीथेन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग, राइट। नाउ CH4 प्लस Cl2 सल्फाइड, मोनो बोला है मतलब एक ही स्टेप दिखाना है, मतलब एक ही क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, CH3Cl प्लस HCl बाहर। विच आर मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, मेंबर्स, पहला ऑप्शन मुझे कुछ कुछ एल्केन जैसा दिख रहा है, राइट। सो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, अगर ये फॉलो कर दिए तो ये होमोलोगस सीरीज है। सेकेंड थिंग आपको क्या देखना है, डिफरेंस होना चाहिए CH2 यूनिट का, कैसे, CH4 है, इनके बीच में कार्बन क्या है, एक एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन भी एक एक्स्ट्रा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कार्बन एक्स्ट्रा, एक हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा। सो मैम ये तो होमोलोगस सीरीज होगी। व्हाट अबाउट दिस वन, पहला है एक कार्बन एक्स्ट्रा, ठीक है, हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा है, 2, ये भी ठीक है, चलो मैम कोई बात नहीं। सेकंड में जाते हैं, एक कार्बन एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, नहीं, सो दिस इज नॉट अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होगा ये, 14 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास में बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन, अगेन प्रोप, वर्ड रूट है 3, प्रोप कब होता है, जब 3 कार्बन हो। इन का मतलब है डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि पोजीशन नहीं लिखी तो आप कहीं भी लिखोगे, वैसे तो कहीं भी लिखो फर्स्ट पोजीशन में ही आएगा। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल 1 2 3, पोजीशन कैसे देते थे कि आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, और सेकंड पोजीशन पे लिखो मिथाइल, दैट्स इट। इसका तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। नेक्स्ट वन, ब्यूटेनल, अल आ गया मैम, अल का मतलब है मैम एल्डिहाइड होगा, अब एल्डिहाइड में कार्बन है तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो दिस इज CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, दैट इज ब्यूटेनल। नाउ गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन देनी है, सोडियम प्रोपेनोएट है प्लस NaOH विद कैल्शियम व्हाट ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं से तो वाटर निकालने की कोशिश करेगा। सोडियम प्रोपेनोएट है CH3 CH2 CONA अलॉन्ग विद NaOH, ठीक है। अब हुआ क्या, ये होगा CH3 CH2 CH3 में कन्वर्ट और Na2CO3 चला जाएगा, क्या चला जाएगा,
Na2CO3, Na2CO3 चला जाएगा। नाउ एसिटिक एसिड को Mg के साथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे। सो आपको पता होना चाहिए मेटल की स्टेट क्या होती है, +2, इसकी Mg की क्या है, +2। तो उसके साथ जो एनायन आएगा उसकी स्टेट क्या होगी, आइदर -2 या फिर 2 बार क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 इज आइडेंटिफाई फ्रॉम इथीन, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और मिथेनॉल कौन सा कंपाउंड है जो फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाने में यूज होगा, दैट इज इथीन। अब न्यू क्वेश्चन है और 100th क्वेश्चन है बेटा, क्या, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। सबसे पहले एस्टरिफिकेशन क्या है, एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एल्कोहल हो और वो रिएक्ट करे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और यहां पे आपका एस्टर बन जाए। सो दिस इज एस्टरिफिकेशन और वाटर रिलीज। ठीक है, इक्वेशन लिख दो, इथेनॉल की रिएक्टिंग विद एसिटिक एसिड, ये सब के सब कर सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी कैन डू दिस। प्लीज घर पे जाके सब ये रिएक्शन लिखेंगे। नाउ क्विक रिवीजन है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, मेटलर्जी, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बेटा। टॉप वेटेज, इसी का मैंने आपको बोला था कि आपको पता होना चाहिए। मोस्ट वेटेज वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाई वेटेज है। अगर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया तो 15 या 12 नंबर का क्वेश्चन आते हैं बेटा इससे। इलेक्ट्रोलिसिस हाई वेटेज का होता है, मेटलर्जी हाई वेटेज का है, मोल कॉन्सेप्ट भी है। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में अमोनिया इज अ हाई वेटेज टॉपिक, अमोनिया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी ठीक ठाक है। सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी मीडियम है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस में बस ये पढ़ लो कि कौन सा कैटायन का कलर क्या होता है, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सॉल्युबल होता है, दैट्स इट। ठीक है, लास्ट में टॉप एग्जाम टिप्स है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक की नेमिंग, लैब प्रिपरेशन, जरा ध्यान दो लैब प्रिपरेशंस में, कैसे, इंडस्ट्रियल लैब प्रिपरेशंस में। नाउ गोल्डन रूल है, मास्टर कर लो आईयूपैक नोमेनक्लेचर, बैलेंस इक्वेशन, 15 प्लस मार्क्स गारंटीड हैं इस चीज से, गारंटीज है। ठीक है, ओके। सो देखो यार, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। सो अगर आपको ये सब कुछ कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जिनकी अभी केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत चल रही है, आप उनको शेयर आराम से कर सकते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना, सारा PYQs है अलॉन्ग विथ कुछ क्वेश्चंस जो न्यू और आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम बेटा, आप सब कुछ अच्छा करेंगे। And then that is it for today. I'll meet you in the next session with, I think so, complete chemistry again. Okay, thank you so much. Bye bye beta, all the best to you again.